एक बार फिर से स्वागत है आपका कोणार्क के ऑनलाइन चैनल में और मैं आर एस राव आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो टेंस के ऊपर था और इफ़ यू रिमेंबर एग्जैक्टली आई टॉट टेंस बाय द नेम ऑफ वर्ब, और क्योंकि वो थोड़ा इजी भी रहता है इसलिए मैंने उसको वर्ब के नाम से पढ़ाया था। और जो लास्ट वीडियो था हमारा प्रेजेंट टेंस के ऊपर था। आज हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, लेकिन नाम हमारा वही रहेगा, हम इसको वर्ब के नाम से पढ़ेंगे। बच्चों, अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये जो वीडियो है इक्वली रीड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, एसटीसी के लिए, पीटीटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि टेंस या वर्ब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। So my dear students, today I start with the past tense. हमारी मोडस ऑपरेंडी वही रहेगी जैसे प्रेजेंट को पढ़ा था कि हमने वर्ब फॉर्म्स और उसके साथ लगने वाले टाइम एडवर्ब्स को ध्यान से समझा था, और ये दो चीजें अगर ठीक से समझ में आ जाती है तो आप प्रॉपर वर्ब पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको जो चीज ढूंढनी है वो है आपका टाइम एडवर्ब, एंड टाइम मींस टेंस, एंड दैट टाइम एडवर्ब विल लीड यू टू वर्ब व्हिच एक्चुअली वी हैव टू फिल इन द गिवन क्वेश्चन। तो आज लेते हैं हम पास्ट टेंस और मैं फिर उसी ढंग से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम इधर लिखेंगे इसकी वर्ब फॉर्म्स और इधर लिखेंगे हम इसके टाइम एडवर्ब्स। सबसे पहली जो वर्ब फॉर्म पास्ट में आती है वो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं आपको, हमने प्रेजेंट में जो पढ़ा था वो था V1 पढ़ा था और V1 की दो फॉर्म्स देखी थी, V1 और V1 SES IES के साथ, और दूसरी हमने देखी थी एस एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, थर्ड हमने देखी थी हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फोर्थ हमने देखी थी हैजर प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टेंसेस के नाम आपको याद आते जाएंगे, ठीक है। आपको सबसे बेसिक चीज है वो आपको सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है, यहाँ से सीधे आपको ये ले जाएगी यहाँ पे, और फिर आपको चार फॉर्म्स में से वर्ब जो सिलेक्ट करना है वो बहुत आसानी होगी उसमें। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कब भरेंगे? ये तब होगा स्टूडेंट्स जब सेंटेंस में कोई भी इनडेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट दे रखा होगा। इनडेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट ये मोस्ट बेसिक चीज है। जो एक्सेप्शंस होंगे वो तो हम करेंगे, इसके साथ में क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। कई बार बच्चों को एक ही सेंटेंस में दो सिमिलर वर्ब्स भरने में भी प्रॉब्लम आती है, या हो सकता है कई लोग हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो आई विल गेट यू सम एग्जांपल्स एंड आई विल मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि कौन सा वर्ब फॉर्म कब भरना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इनडेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट। अब इनडेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट क्या होता है? आपको अगर ध्यान हो बच्चों, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। पहला इनडेफिनेट टाइम होता है, दूसरा डेफिनेट टाइम होता है, और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जिसके साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये तीन तरह के टाइम वर्ब फॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनडेफिनेट टाइम वो है जो फिक्स नहीं है। अगर मैं कहूं एवरीडे, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ये टाइम फिक्स नहीं है कोई। अगर मैं कहूं यस्टरडे, लास्ट ईयर, 2 years ago, ये टाइम भी फिक्स नहीं है। अगर मैं कहूं नाउ, ये टाइम फिक्स है अभी।
अगर मैं कहूँ yesterday at 5 o'clock, this time is also fixed, तो आपको पता लग गया होगा कि फिक्स टाइम यानी डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम में डिफरेंस क्या होता है। सो जब भी पास्ट का कोई भी इनडेफिनेट टाइम दे रखा हूं, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, फॉर एग्जांपल जितने भी टाइम रेफरेंसेस है जिनके साथ लास्ट लगता है, वो लास्ट वीक हो चाहे लास्ट ईयर हो, ठीक है ना, लास्ट नाइट हो, किसी भी तरह का। और तीसरा टाइम एडवर्ब है किसी भी टाइम एडवर्ब में जिसमें, ठीक है, अगो लग रहा हो, अगो 2 years अगो, 1 year अगो, 2 hours अगो, 2 minutes अगो, ऐसे कोई भी टाइम एडवर्ब्स हो, वहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। फॉर एग्जांपल वन ही डैश कम। अब यहां मैं तीनों चीजें लिख दूं, चाहे लास्ट नाइट लिख दूं, यस्टरडे लिख दूं, या 2 hours अगो लिख दूं। माय डियर्स, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये होना चाहिए कि एज सून एज यू सी द सेंटेंस, सबसे पहले आपको टाइम एडवर्ब पे आना है। ये टाइम एडवर्ब 1, 2 नंबर और 3 नंबर, और तीनों इंडिकेट करते हैं कि ये तीनों इंडेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, अगर यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाए, ठीक है, ही कम्स, बी ही केम, सी हैड कम और डी हैज कम, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये चारों ऑप्शंस क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए। बच्चे इसमें हैड कम भी करके आ जाते हैं, वो सोचते पास्ट है, हैड कम भी पास्ट है, इसमें केम भी करके आ जाते हैं कुछ बच्चे, और इसमें हैज कम भी करके आ जाते हैं, ठीक है। और जिनको बहुत ठीक से नॉलेज है कि ये पास्ट है, तो इनको ये तो पता ही होगा कि ये जो है कम्स, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, तो ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। अब प्रॉब्लम इसके और इसके बीच में आती है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसके और इसके बीच में भी प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है अपन देखेंगे। तो जब जब मैंने ये कहूं कि ये टाइम एडवर्ब्स होने चाहिए और सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब ये आसान सेंटेंस से नहीं है। सिंपल का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो प्लस एक वर्ब हो। ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए, एक ही तो एक करता है और एक ही क्रिया है, एक सब्जेक्ट है और एक आपका वर्ब है। अब कहोगे सर इससे डिफरेंट सेंटेंस कैसे हो सकता है? वो ऐसे होता है, ही केम बिफोर आई, he had come before I went। देखो बच्चों, ये सेंटेंस जो है ये सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब है यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और आपको दो वर्ब भी दे रखे हैं और ये कंजंक्शन का यूज कर रखा है। देखिए ये बिफोर है, ये दिस इज कंजंक्शन। ये सब्जेक्ट एक हमारा वर्ब और ये दूसरा सब्जेक्ट और ये दूसरा वर्ब। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और एक से ज्यादा वर्ब हो वो सिंपल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो है कि सेंटेंस हमारा सिंपल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि इस तरह की किसी भी पास्ट इंडेफिनिट टाइम को अगर इंडिकेट कर रखा है तो आपको वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है जो कि केम है। आप कहोगे सर हैड कम क्यों नहीं भरना है? हैड कम बच्चों तभी भरा जाएगा जब सेंटेंस सिंपल नहीं है, यानी कि किसी ऐसे सेंटेंस में जहां पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और दो ही वर्ब दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ कंडीशंस लागू होती है कि इस तरह के वहां पे कंजंक्शन दे रखे हैं, वहीं पे हेड कम आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू फाइंड सच टाइप ऑफ सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस है नंबर 1 और नंबर 2 वहां पे पास्ट के टाइम रेफरेंस दे रखे हैं और व्हाट टाइप ऑफ पास्ट, इट शुड बी इनडेफिनिट डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, तो वहां पे आप वर्ब के कौन से फॉर्म भरेंगे? सेकंड। एक एग्जांपल ये हो गया, इसको पॉज करके ठीक से वापस देखिएगा। दूसरा जो एग्जांपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे को प्रॉब्लम आती है, केम, ठीक है, और हैज कम में प्रॉब्लम आती है। तो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा शी कम और यहां पे इसने ऑप्शन दिए हैं हैज कम, केम, शैल कम
और हैव कम। अब यहां पे कोई टाइम एडवर्ब दे नहीं रखा है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि टाइम एडवर्ब जो है वो आपकी की है किसी भी वर्ब फॉर्म को ढूंढने के लिए। सो देयर इज नो टाइम एडवर्ब गिवन, नाउ व्हाट टू डू। तो जब यहां से ऑप्शन में मिलता है तो हमें शिफ्ट होना पड़ता है ऑप्शंस के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो यहां से आप क्लू ले लो, यहां पे कोई क्लू नहीं है तो फिर आप ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, ऑप्शन पे हम देखते हैं कि सबसे पहली बात ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब हमारे वर्ब्स में देखिए यस ये सिंगुलर है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जंप नहीं करना सीधा। मैं बार बार कहता हूं कि पहला क्वेश्चन तब खत्म होता है जब उसके सारे ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं और फिर उसमें से आप आंसर फाइंड आउट करते हैं। इट मे बी राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग दैट, ओके, लेकिन ये मतलब नहीं कि आपने ये पढ़ा और इस पे आ गए और सीधा आपने ढूंढ लिया ये आंसर है। ये अप्रोच आपका गलत है। केम, यस ये आंसर हो सकता है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पे सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भर सकते हैं। शैल कम, तो शैल कम कभी आ नहीं सकता क्योंकि शैल जो है वो आई और वी के साथ आता, हमारा सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई है नहीं, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। और फिर हैव कम, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है इसलिए ये भी नहीं आ सकता और ये भी आपका आउट हो गया। नाउ अब आपको प्रॉब्लम आती है कि ये भरे कि ये भरे। देखो बच्चों, अगर एग्जामिनर सही ढंग से क्वेश्चन बनाएगा और चेक करने वाला ठीक से चेक करेगा उसको, ठीक है, तो ये डिलीट होने की संभावना कभी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें क्लियर कट आंसर है और एक ही आंसर है, वो है हैज कम। अगली बार जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस देखें जिसमें कोई टाइम एडवर्ब नहीं दे रखा हो, आप फिर से पिछले वाले वीडियो में जाना, प्रेजेंट टेंस को ठीक से देखना, मैंने बताया था इफ देयर इज नो टाइम एडवर्ब गिवन द बेस्ट ऑप्शन इज हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं आ सकता है? प्रॉब्लम वही तो आती है ना कि जब हमें क्लियर नहीं किया जाए कि ये क्यों नहीं आ सकता है। वो इसलिए नहीं आ सकता कि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म तभी भर सकते हैं जब कोई पास्ट से रिलेटेड टाइम एडवर्ब दे रखा हो और वो भी इनडेफिनेट पास्ट दे रखा हो। अगर मैं यहां पे यस्टरडे लिखता हूं, अब आपका आंसर चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे पास पास्ट का इंडेफिनिट टाइम दे रखा है। यस, नाउ द आंसर विल बी केम। अगर ये नहीं है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां केवल वर्ब दे रखा है वहां पे, ठीक है, कोई चीज ऐसी नहीं दे रखी है लाइक V2, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा दे भी रखी है तब भी हमारा आंसर होगा हैज कम और हैव कम जो भी है। सो जब कोई भी टाइम नहीं दे रखा हो ऐसे क्वेश्चन को हमको बहुत ध्यान से देखना है कि उसमें आंसर जो है वो ये आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये दे दिया यहाँ टाइम एडवर्ब, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, केम में बदल जाएगा। ये तो थी सबसे बेसिक चीज कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि हमको V2 भरना है। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं जहां पे हम V2 भरेंगे और वहां कंजंक्शन भी दे रखा होगा। जैसे एंड से जुड़े हुए कोई भी दो सेंटेंस, एज सून एज से जुड़े हुए कोई भी दो सेंटेंस, नो सूनर से जुड़े हुए कोई भी दो सेंटेंस, नो सूनर डिड से जुड़े हुए, ओके। तो अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ही केम एंड ब्रैकेट में दे रखा स्लीप। दूसरा इसी को लिख देता हूं कि एज सुन एज ही केम ही स्लीप। तीसरा नो सूनर डिड ही कम एंड स्लीप। अभी मैंने इससे पहले कहा था कि सेंटेंस सिंपल होना चाहिए बच्चों। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, ओके। आइदर ये कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। लेकिन आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के प्रॉब्लम में अभी नहीं जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस आ रहे हैं एंड, दूसरा कंजंक्शन आ रहा है आपका एज सून एज, तीसरा कंजंक्शन आ रहा है आपका नो सूनर, ठीक है। यहाँ पे देन आना चाहिए,
ओके, तो हमने ये देखा कि नो सूनर देन, ये पूरा कंजंक्शन है। हमने देखा कि जब जब ये कंजंक्शंस किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और आगे और देखिए ध्यान से कि हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब दी गई है वो सेकंड फॉर्म में दी गई है, हमारे इसके सब्जेक्ट के साथ जो दी गई है वो सेकंड फॉर्म में दी गई है, और इस सब्जेक्ट के साथ जो दी गई है वो सेकंड में नहीं फर्स्ट में दी गई है, लेकिन क्योंकि ये डिड लग गया है इसलिए ये सेकंड हो जाती है। टेक्निकल टीम जरा देखना ये कवर हो रहा, ओके, तो ये सेकंड हो जाती है। इसका मतलब ये हो कि एंड के साथ, एज सुन एज के साथ, नो सूनर डिड के साथ अगर कहीं पे भी सेकंड फॉर्म दी जाती है और वहां पे एक ब्लैंक अगर आपको फिलअप करने के लिए दिया जाता है तो हमेशा वहां पे आप भरेंगे सेकंड फॉर्म। हम अभी बच्चों सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ओके, वहां फिल करेंगे सेकंड फॉर्म। तो तीनों के जो आंसर होंगे वो आंसर होंगे स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो पहली सिचुएशन में या कंडीशन हमारी क्या थी कि एक ऐसे किसी भी सेंटेंस में जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टाइम रेफरेंस दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा, हमें कोई टाइम नहीं दे रखा है तो जो सेफर जो है वो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने सेकंड सीखा था, वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिएगा। और तीसरा, हम वापस से V2 पे आए थे, हमने देखा कि अगर एंड, एज सुन एज और नो सूनर डिड से कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड हो, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है तो दूसरे में भी सेकंड ही आएगी। बच्चों आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि एक में सेकंड भी आएगी और दूसरे में हेड प्लस V3 भी आएंगे, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको सिर्फ सेकंड और सेकंड फॉर्म भरनी है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन वो ये है कि टाइम नहीं दे रखा है, नो टाइम इज गिवन। Like sentences second sentence, ये मान लीजिए आपको दो दे रखे हैं वाक्य, आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, गांधी डैश फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस एट, जो भी जगह का नाम है मान लीजिए हम ABC लिख देते हैं ये। अब यहां कोई टाइम दे नहीं रखा है बच्चों, हमारा ध्यान इंग्लिश ग्रामर पे ज्यादा होना चाहिए। ये हिस्ट्री का विषय है कि पानीपत की लड़ाई कहां हुई थी, ठीक है? तो इसमें कोई टाइम एडवर्ब नहीं दे रखा है, तो आप कहोगे सर इसमें हैज है प्लस V3 क्यों नहीं? ओके, ऑप्शंस लिख देते हैं। ए ऊपर वाले के लिए फाइट्स, B fought, C has fought और D had fought। और इसी तरह से हम टेक के साथ भी यही चीजें लेते हैं कि टेक को पहले हमने A takes, B took, C has taken और D had taken। तो पहले सेंटेंस को ध्यान से समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, यानी भूतकाल में घटित हो चुकी है, चाहे इसमें टाइम नहीं दे रखा है, बट दे हैव एक्चुअली टेकन प्लेस इन द पास्ट, और आई शुड से दे टुक प्लेस इन द पास्ट। इसलिए क्योंकि ये भूतकाल में हो चुकी है
तो इस वजह से अब ऑप्शंस पे अगर आते हैं पहले क्वेश्चन के, तो फाइट्स ये प्रेजेंट में आता है, और जब ऐसा कोई एक्शन हम शो कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका हो ही नहीं सकता। फॉट इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये तो पास्ट का ही है। ओके, हैज फॉट अगेन प्रेजेंट में आता है। आपको वाटर टाइट रखनी पड़ेगी चीजें कि यार पास्ट है तो पास्ट है, वहां प्रेजेंट नहीं आ सकता। और ये क्योंकि पास्ट को शो कर रहा है सेंटेंस में, टाइम चाहे नहीं दे रखा हो। ओके, तो हैज फॉट फिर से आपका प्रेजेंट है, ये आ ही नहीं सकता। हैड फॉट एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है क्योंकि ये पास्ट का है। अब हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हुए हैं। So, in examination you have to analyze the question properly and accordingly you have to reach to the answer. It's a bad habit to reach to the answer directly or jump to the answer. Analyze करो क्वेश्चन को। तो अब आएंगे कि फॉट कैसे आ सकता है और हेड फॉट क्यों नहीं आ सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, सेंटेंस जब सिंपल है, सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक है, तो आप हेड फॉट वहां नहीं लिख सकते। आपका आंसर ये होगा फॉट। और इस तरह से आप सेकंड वाले में समझ गए होंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंडिकेशन है कि ये पास्ट का एक्शन है। इस वजह से यहाँ पे आंसर जो बनेगा आपका टुक बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा पास्ट। 3 प्रॉपर रूल्स बनाए थे। सबसे बेसिक रूल पहला वाला था when any time of past is given V2। दूसरा मैंने बताया था जब टाइम नहीं दे रखा और वो लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे दे और हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे, वहां पर प्रॉपर आंसर जो होगा वो हैज ए प्लस V3 होगा। तीसरा मैंने बताया था कि एंड के साथ, एज सून एज के साथ और नो सूनर डिड के साथ जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो चाहे सिंपल ना भी हो, तब भी ये तीनों कंजंक्शंस हमेशा सेंटेंस में जो डिमांड करते हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म की करते हैं। और फोर्थ रूल मैंने ये बताया था कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दिया जाए जो पास्ट का इंडिकेशन हो, ओके, ऐसी कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हो चुकी हो, उस इंसिडेंट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो माय डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। वीडियो अच्छा लगता है, ओके, तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो चलते हैं दूसरी वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस की, जो है वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कब फिलअप करनी है? तो यहां पे मैं 2 टाइम एडवर्ब्स लिख रहा हूं, बहुत सिंपल टाइम एडवर्ब्स हैं। एक तो व्हेन है और दूसरा व्हाइल है। क्या है? व्हेन और व्हाइल। पास्ट सिंपल के बारे में या वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में हमने एक सेंटेंस के बारे में एक स्पेशल टिप्पणी की थी मैंने, वो ये थी कि V2 तब भरेंगे जब सेंटेंस सिंपल हो, या अगर मान लीजिए सिंपल ना भी हो और 2 सेंटेंस जुड़े हुए हो तो वो उनमें कंजंक्शन इस तरह के होने चाहिए। एंड एज सुन एज और नो सूनर देन। लेकिन इसके बाद की तीनों जो पास्ट फॉर्म्स हैं उसमें हम सिंपल सेंटेंस में ये वर्ब फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, देखने में तो बहुत इजी लगता है या करेक्ट लगता है, लाइक शी वॉज रनिंग। ओके, ये सेंटेंस देखने में करेक्ट लगता है। किसी को भी आप पूछेंगे जिसे प्रॉपरली टेक्निकली जो नहीं समझा पाता टेंस को या वर्ब फॉर्म को, यस इट इज करेक्ट, शी के साथ में वॉज लगाया और रनिंग लिख दिया और मतलब भी कह देंगे भाई वो दौड़ रही थी। तो फिर बाकी वर्ब्स में और इन वर्ब्स में फर्क क्या रहा? क्यों कंजंक्शन की बात कर रहे हैं कि व्हेन और व्हाइल सेंटेंस में आना चाहिए, इसमें तो नहीं आया। ओके, सो राइट वन मोर सेंटेंस। ये सेंटेंस देखिए, अब यहां पे क्लियर भी हो रहा है, जैसा कि मैंने टाइम एडवर्ब्स बताया था। देखिए व्हेन लगा हुआ है और व्हेन के आगे भी आपको सेंटेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये व्हेन तो मैं आगे फ्यूचर टेंस लूंगा उसमें भी व्हेन आएगा।
तो डिफरेंशिएट कहां पे करेंगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे यहां से। जब भी कंजंक्शन लगा हुआ हो किसी भी सेंटेंस में, ये ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के पहले या बाद में जो वर्ब दे रखी है उसको ठीक से देखना है अपने को। और यहां पे जो वर्ब दे रखी है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो बच्चों सीक्वेंस ऑफ टेंस एक चीज होती है जिसमें यह होता है, ठीक है, कि पास्ट प्लस पास्ट ऐसे चलता है और प्रेजेंट प्लस फ्यूचर ऐसे चलता है। यानी एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ ज्यादातर पास्ट ही आता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखना, प्रेजेंट और प्रेजेंट नहीं कह रहा हूं मैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। हालांकि प्रेजेंट और प्रेजेंट भी साथ में आते हैं, फ्यूचर और फ्यूचर भी साथ में आते हैं, लेकिन आप पास्ट और प्रेजेंट यूं मिक्स नहीं कर सकते। तो जब यहां पे वैन के साथ V2 दे रखा है तो सबसे पहला तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो वैन पे होना चाहिए, क्योंकि वैन हमारा कंजंक्शन है, हमारा टाइम एडवर्ब भी वैन है। एंड वैन, जब ये वैन दे रखा है तो हमारा जो आंसर बनेगा वो जैसे ही वैन देखोगे आपका ध्यान आना चाहिए वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब पे। अब वॉज और वर्ब में से क्या भरे, तो सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स द आंसर इज वॉज रनिंग। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ओके। शी सेकंड एग्जांपल हमारा ये है, देखिए हमने वाइल का यूज किया है। कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वाइल के साथ ये लोग क्या करते हैं, V2 दे देते हैं। लाइक ही वॉज स्टडीइंग को ही स्टडीड कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक गलती है, वैसे तो वाइल के साथ V2 नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दे देते हैं। लेकिन हमारा फोकस फिर भी लूज नहीं होना चाहिए। वैन और वाइल जब हमने देख लिया और इधर कुछ भी पास्ट है, ओके, लेट इट बी V2 और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ भी है लेकिन है तो पास्ट। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें वॉज, वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फिर से देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, मैं इस केस में प्लूरल ले लेता हूं, हम दे लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। सो अगर दे लिखते हैं तो हमारा जो आंसर में वॉज वर्ब में से हमारा वर आ जाएगा और दे वर प्लेइंग आंसर हो जाएगा। आपको फिर से मैं ये चीज समझा देता हूं, वाइल जब सेंटेंस के बीच में लगा हो तो इधर वाला पोर्शन भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी होगा और इधर भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगा, यह आपको ध्यान रखना है। व्हेन आने पे इधर V2 दे रखा होगा और इधर हमें फिलअप करना है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, और द अदर वे राउंड आपको व्हेन और वाइल लगा करके इस तरफ वाले दे दे तो हमें उधर का ध्यान रहना चाहिए। ज्यादातर उधर वाले देते हैं और इधर हमें फिल करना पड़ता है, ओके। अब मान लीजिए एक सेंटेंस यूं दे दिया, एक्सेप्शन, व्हेन और वाइल तो क्लियर हो गया, आपने देख भी लिया, समझ भी लिया, ओके। लाइक अकेला भी दिया जा सकता है, शी देन। अब ध्यान से देखिए कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि व्हेन और वाइल जब भी आएंगे वो सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी टॉपिक के कुछ बेसिक रूल होते हैं जो पहले बताए जाते हैं और उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल पे कोई डिफिकल्ट रूल है तो फिर बताया जाता है, ऑफ कोर्स। और अपवाद सब में होते हैं। अपवाद हमारे पास इस वर्ब की फॉर्म में भी अपवाद है। वो अपवाद ये कि हमने सिंपल सेंटेंस लिया है, लेकिन आप देखिए टोटल मिलाकर यहाँ 3 वर्ड ही है, जिसमें से एक तो इसके अंदर दे रखा है। और मैंने ये कहा था कि जब भी वर्ब फॉर्म आप कर रहे हैं, आप सबसे पहले चीज देखेंगे, वो देखेंगे क्या, आप देखेंगे टाइम एडवर्ब। तो आपको टाइम एडवर्ब पता लग ही गया होगा, ये तो सब्जेक्ट है और टाइम एडवर्ब दे रखा है, ये है देन। और देन का अगर अर्थ निकालें तो होता है तब, और तब फिर से एक डेफिनेट टाइम है, जैसे कि व्हेन एक डेफिनेट टाइम है जब, वाइल एक डेफिनेट टाइम है जब, और देन भी एक डेफिनेट टाइम है तब। जितने डेफिनेट टाइम बने हैं वर्ब में वो सारे के सारे बने हैं कंटिन्यूस फॉर्म के लिए, ओके। और परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या चाहे फ्यूचर में हो। अब देन को एनालाइज करते हैं तो देन तब होता है, मतलब अब ये तब पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं तब खेल रहा था या मैं तब खेल रहा होऊंगा।
अब हमें नहीं पता है कि इसमें कौन सी वर्ब फिल करनी है, और कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि वॉज प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, सी बोथ, और डी नन। हालांकि ऐसा मैंने कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट यू नो कब क्या पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे राजस्थान में जाने क्या दिख जाए, कब कहाँ क्या दिख जाए, राजस्थान का जो लोगो है अभी तो बदल गया होगा। तो देन का मतलब आप देन को फ्यूचर से भी रिलेट कर सकते हैं और इसको पास्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पक्की है कि आप देन को अगर फ्यूचर मानेंगे तब भी इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, और पास्ट मानेंगे तब भी इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। ओके, तो इसमें वॉज प्लेइंग अगर लगाते हैं मान लीजिए, तो इसका अर्थ होगा तब वह खेल रही थी, और इसमें विल बी प्लेइंग लगाते हैं तो इसका मतलब होगा तब वह खेल रही होगी। सो इन दिस कंडीशन यू नो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये दोनों आंसर ठीक हैं। ओके, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस शैल की जगह, विल की जगह, आई एम सॉरी, शैल आता है, तब इसमें सिर्फ ए आंसर सही होगा। यानी कि आप जब भी ऑप्शन देखते हैं उसमें बोथ और नन जब लिखा हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार बोथ आ ही जाए। ठीक है, कभी नन भी आ सकता है, कभी बोथ भी आ सकता है, और कभी वो आपके साथ ट्रिकी गेम खेल रहा हो तो बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। सो यू कांट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। कंपटीशन है, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ के लिखना है। ठीक है, इस केस में क्योंकि शेल जो है वो शी के साथ नहीं आ सकता है, ये आई और वी के साथ आता है, इसलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग है। ओके, जब एक आंसर राइट हो ही गया तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता और डी ऑप्शन हो नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूं, सबसे पहले तो मेरे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स में भी आपको ऑप्शंस को चेंज करके जब बच्चों को बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कराया जाता है। ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके माय डियर्स, ये था वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म से रिलेटेड हमारा एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपने देखा कि व्हेन और व्हाइल दो बड़े कंजंक्शन से जिन्हें याद रखना है। सेंटेंस हमेशा जो है वो सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, इसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे और दो ही वर्ब होंगे। ध्यान रखना है व्हेन और व्हाइल के बाद में क्या दे रखा है तो पहले क्या फिल करना है, क्योंकि व्हेन और व्हाइल आगे वाले कंडीशंस में भी और आएंगे, और आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई मीन पास्ट ही दे रखा है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है। तो जैसे ही प्रेजेंट देंगे ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पास्ट देंगे तो अलग हो जाएगी। और दूसरा, जब देन दे रखा हो तब भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा वर्ब फॉर्म है वो है थर्ड। पास्ट में जो थर्ड हमारी वर्ब फॉर्म है, नजर आ रहा है? ओके, वो है हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और ये भी बहुत आसान है। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे जो प्रेजेंट में बताया था, सॉरी, ये हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आप लास्ट वाला मेरा वीडियो देखेंगे जो कि प्रेजेंट का था, तो उसमें देखेंगे हमने यहाँ हैज, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म लगाया था। ओके, तो उसके कंजंक्शंस मैंने बताए थे सिंस और फॉर। यहां पे भी कंजंक्शन वही आएंगे, सिंस और फॉर। ओके, लेकिन जो एक बड़ा चेंज है वो ये है कि आपको यहां पे मिलेगा बिफोर और आफ्टर, और बिफोर आफ्टर के साथ ही सेंटेंस में सिंस फॉर मिलेंगे। अब कॉमन चीज क्या हो गई, जब यहां पे हैज, हैव बीन था
प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब था तो ये सिंस फॉर तो थे ही, बट ये नहीं था। ओके, और जब ये आया तो ये दोनों आ गए और सिंस फॉर इसके साथ आया है वापस। तो याद आपको क्या रखना है, बिफोर और आफ्टर, और साथ ही में क्या लगाना है, सिंस और फॉर। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस को देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत बड़ा वर्ब फॉर्म है, ठीक है। वैसे पूछा भी बहुत कम जाता है, लेकिन हमको सीखना तो फिर भी है। दूसरा एग्जाम्पल, देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि इस बिफोर और आफ्टर या बिफोर जो भी आ रहा है, इसकी जगह ये कंजंक्शन भी दे दिया जाता है व्हेन, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास देखिए ये फॉर है और ये सिंस है, और ये अकेले सेंटेंस में तो यूज करा ही नहीं कि हम ये यूज करेंगे हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये अगर अकेले होते फॉर और सिंस, आगे सेंटेंस नहीं होता, तो ऑफ कोर्स हमारा जो वर्ब फॉर्म है वो ये होता, बट आगे सेंटेंस है और वहां पे एक कंजंक्शन और दे रखा है, ठीक है, कि बिफोर, और इसकी जगह कभी कभी ये व्हेन भी दे देते हैं, हालांकि देना नहीं चाहिए, व्हेन दे देते हैं। तो जब हमने ये पूरा सेंटेंस एनालाइज किया तो हमने देखा कि यहाँ पे बिफोर है, सिंस भी है और फॉर भी है। खाली सिंस फॉर, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, खाली सिंस फॉर का मतलब होता है हैज, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म। सिंस फॉर जब इसके साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे पास आता है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो भी कब, जब ध्यान रहे कि इन कंजंक्शंस के बाद में जो वर्ब्स दे रखे हैं, सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़ना है। फिर मैं कह रहा हूं, जब जब कंबाइंड सेंटेंस आएंगे, दो सेंटेंस जुड़े हुए आएंगे, ये जो वर्ब फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन आएंगे। जब हम फ्यूचर देखेंगे तो ये फिर से मिलेगा हमें। तो ये हम देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि पास्ट एक फॉर्म भाग में दे रखा है तो हमेशा दूसरे में पास्ट ही आएगा। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट भी चलता है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर चलता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर चलता है, ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओके, तो जब यहाँ पास्ट दे रखा है इसका मतलब यहाँ पास्ट है। पहले का आंसर क्या होगा, यस करेक्ट, आप समझ गए होंगे, ये है हमारा हैड बीन, ठीक है, और प्लेइंग, और ये हमारा आंसर है दे हैड बीन स्टडीइंग। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, हमारी वर्ब फॉर्म क्या थी, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमारे पास टाइम एडवर्ब्स क्या है, बिफोर और आफ्टर, ओके, और उसके साथ साथ सिंस और फॉर, ओके। ये सारा कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट सेंटेंस में बैठ रहा है तब जाकर के हमको हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ओके। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी कि इससे पहले जो मुझे थर्ड नंबर पे बताना था हैड प्लस V3, वो मैं लैप्स कर गया, तो अब मैं हैड प्लस V3 ले लेता हूं। तो आप इसको जब वीडियो देखें तो हैड प्लस V3 पहले पढ़ लो, चाहे कोई बात नहीं, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भी पहले पढ़ लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें कंजंक्शंस को प्रॉपरली ध्यान में रखना है, टाइम एडवर्ब्स को प्रॉपर ध्यान में रखना है, ओके। तो अब हम जो थर्ड है वो थर्ड को फोर्थ पढ़ लीजिएगा और फोर्थ को थर्ड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम लेते हैं अगला, जो पास्ट का जो लास्ट वर्ब फॉर्म है वो हम लेते हैं वो है बच्चों, ये हमारा फोर्थ वर्ब फॉर्म है जो कि पास्ट की है, और ये है हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ओके। अब मैंने बिफोर और आफ्टर नहीं मिटाया है, मैंने
इससे पहले वाला जो वर्ब फॉर्म लिया था उसमें भी मैंने बिफोर और आफ्टर रखा था, लेकिन उसके साथ हमने सिंस फॉर ऐड किया था। ओके, इसमें सिर्फ बिफोर और आफ्टर ही आएगा। एग्जाम्पल, देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें मैंने एक में बिफोर का यूज किया और एक में हमने आफ्टर का यूज किया है। बेसिक्स वही रहेंगे, फिर भी आप बिफोर ले लीजिए, उसके साथ वर्ब फॉर्म क्या लगी है देखिए, यानी टू, और टू का मतलब है पास्ट, मतलब हमारे पास जो ब्लैंक है उसमें पास्ट होना चाहिए, वॉट एवर काइंड ऑफ पास्ट। और वॉट एवर भी क्यों भाई, जब हम कह रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर लगा है तो हमें वॉट एवर टाइप ऑफ पास्ट नहीं लेकर के हमें हैड प्लस V3 ही लेना है। दूसरा, हमने लिखा आफ्टर, आफ्टर के तो बाद में ही ब्लैंक दे दिया है, तो हम इसके पहले देखेंगे, ये हमारे पास V2 है। तो दोनों कंडीशन में देखने पे ये पता लगता है कि एक पार्ट में हमें V2 ऑलरेडी दे रखा है, और V2 का मतलब है पास्ट, और जब पास्ट एक ब्लैंक में दे रखा हो तो दूसरा जो ब्लैंक है वहाँ पास्ट ही आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कंजंक्शंस यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट पास्ट वर्ब यू हैव टू फिल। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि बिफोर, यस ये मैच कर रहा है हमारा, आफ्टर, ये आफ्टर भी मैच कर रहा है, हमारे पास बिफोर और आफ्टर के बाद V2 है, तो हमारे पास कंप्लीट कंडीशंस हो जाती है, फुलफिल हो जाती है कि हम भरें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैड किसी के भी साथ हैड ही रहेगा। इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट, ये आंसर है आपका हैड गॉन। और इसका आंसर भी आपने सोच लिया होगा कि हैड लेफ्ट। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है, एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है, कि हम बिफोर कहाँ लगाएं और कौन से सेंटेंस में हम आफ्टर लगाएं, वो आपको सेंटेंस फ्रेम करके देंगे। आपको केवल आइडेंटिफाई करना, चीज़ें बहुत आसान है बच्चों। आइडेंटिफाई ओके कि कंजंक्शन क्या लगा रखा है, टाइम एडवर्ब क्या लगा रखा है, और अगर वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है, तो बिफोर या आफ्टर जो भी है उसके पहले या बाद में जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करिए। अगर वो वर्ब फॉर्म पास्ट में दे रखी है तो आपका जो ब्लैंक है उसमें पास्ट फॉर्म में ही वर्ब भरी जाएगी। और अगर वो प्रेजेंट में दे रखी है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर वो प्रेजेंट में दे रखी है तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं फिर से आपका निवेदन करूंगा, अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर आपके लिए क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।